पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वो पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। बाढ़ पर कवि केदारनाथ सिंह की कविता की ये चंद पंक्तियां वो वास्तविकता हैं जो हर साल इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का उसी तरह हिस्सा बन जाती है जैसे लोग नियमित तौर पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और या दूसरे जरूरी काम करते हैं। दरअसल हर साल की तरह एक बार फिर बरसात का मौसम है और देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला है और इसी के साथ शुरू हो चुका है बाढ़, बारिश और बर्बादी का अंतहीन सिलसिला भी, जो साल दर साल पिछले कई सालों या दशकों से ये देश ऐसे ही देखता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अंतहीन दर्द। जी हाँ, एक बार फिर लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनके घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। नाव ही उनके यातायात का आखिरी सहारा बची है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की तबाही झेल रहे हैं। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां फिर उफान पर हैं। गंगा और यमुना ने तो ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि पिछले एक सदी में इतनी तबाही नहीं मचाई होगी। इसके साथ ही राजस्थान का रेगिस्तान और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहर और कस्बे फिर पानी में घिर गए हैं। हर साल की तरह फिर बिहार और यूपी के अधिकांश इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इससे अलग सीन की किसी को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर साल मॉनसून आने के साथ ही यही नजारा दिखता है। इस साल भी पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी हर साल कुदरत की मार झेल रहे हैं। आज इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड से ही करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मच गई और ऐसी तबाही की पूरा खीर गंगा नाम का गांव सैलाब में बह गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए। आपको बता दें कि खीर गंगा गंगोत्री धाम का अहम पड़ाव है और ये इलाका मां गंगा के मायके मुखबा के बेहद करीब है। जिस तरह से धराली में बादल फटने से तबाही आई, उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धराली में कुदरत की 58 सेकंड की तबाही ने जो मंजर पेश किया, वो ना सिर्फ खौफनाक है, बल्कि ये भी बताता है कि कुदरत जब तबाही लेकर आती है तो सीमेंट और ईंटों से बनी पक्की इमारतें भी तिनके की तरह बह जाती हैं और मलबे में मिल जाती हैं। सैलाब को देखकर लोग भागते नजर आए, लेकिन सैलाब की रफ्तार लोगों की रफ्तार से तेज थी। इमारतों को मलबा बनाता हुआ सैलाब लोगों को भागने तक का मौका नहीं देता। देखते ही देखते एक गुबार उठता है और पूरा इलाका मलबे में दफन हो गया। जिसने भी तबाही का ये मंजर देखा, उसके दिल में खौफ बैठ गया। लोगों के जहन में ये मंजर निकल नहीं पा रहा। धराली गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये समुद्र तल से लगभग 27,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की गोद में बसा होने के कारण ये पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। धराली को मां गंगा का मायका यानी मुखबा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव में ही लाया जाता है, जो धराली के पास है। और इसी धराली के खीर गंगा गांव में बादल फटने से जो तबाही आई, उसने पूरे खीर गंगा इलाके को मलबे में मिलाकर रख दिया है। हर कोई मां गंगा के रौद्र रूप से कांप उठा और हर तरफ विनाश की तस्वीरें हैं। अब रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुट गई है, लेकिन मौसम इतना घातक बना हुआ है कि रेस्क्यू करना भी आसान नहीं है। फिर भी भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें साथ मिलकर बचाव कार्यों में जुटी हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ धराली के अकेले खीर गंगा गांव में ही बादल नहीं फटा है, बल्कि धराली में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं। हालात ये हैं कि उत्तराखंड का ये उत्तरकाशी जिला कुदरत की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। गंगोत्री धाम से धराली 10 किलोमीटर दूर है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। साथ ही ये इलाका हर्षिल स्थित भारतीय सेना शिविर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। दोपहर करीब 1:45 बजे का वक्त था। अचानक बादल फटने की आवाज आई और उसके बाद लोगों ने तबाही का सैलाब आते देखा। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
एक्सपर्ट की माने तो सैलाब की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि करीब 12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा। उसके बाद पानी और भूस्खलन से मिले पहाड़ के पत्थर सैलाब में मिले और फिर कभी ना भूलने वाली आपदा आई। जो भी इस सैलाब के रास्ते में आया, सब कुछ मलबा बनता चला गया। धराली में ये बादल फटा और उत्तराखंड से दिल्ली तक हाहाकार मच गया। दिल्ली से उत्तराखंड तक रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन लाइफ के लिए निकल पड़ी। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस आपदा के बारे में सीधे सीएम धामी से जानकारी ली और हादसे पर अफसोस भी जताया। धराली के खीरगंगा गांव में रेस्क्यू टीमें निकली, तभी धराली के पास सुखी टॉप में एक और बादल फटने की घटना हुई, क्योंकि धराली के हर्षिल बेहद करीब है और हर्षिल में भारतीय सेना का कैंप भी है। ऐसे में वहां से भी नुकसान की खबरें आई, लेकिन आपदा वाले इलाके से भारतीय सेना का शिविर करीब होने से अच्छा ये हुआ कि फौरन सेना ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने कई लोगों को बचाकर अस्पताल तक पहुंचाया। आपको बता दें कि MI-17 और चिनूक से लेकर 7 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन सैलाब ने एक हेलीपैड भी तबाह कर दिया। सैलाब के साथ मलबा बहुत ज्यादा आया और इमारतें मिट्टी में दफन हो गई। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब मलबे में दबे हुए लोगों को सेंसर के जरिए खोजा जा रहा है। भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। SDRF की माने तो धराली काफी भूगर्भीय चुनौती वाली जगह है। वहां राहत बचाव का काम करना बहुत मुश्किल टास्क है। ऊपर से बारिश भी बाधा बनी हुई है। इस भयानक त्रासदी से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं सेना के 10 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1960 फरवरी में टिहरी रियासत से अलग होकर उत्तरकाशी अलग जिला बना था, जिसकी उम्र 65 साल के लगभग हो गई है। तब से अब तक उत्तरकाशी ने कई त्रासदियों को देखा। इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी से जुड़े आपदाओं का काला इतिहास रहा है। प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने वाले उत्तरकाशी में हर साल सैलानी घूमने के लिए आते हैं, जो प्रकृति के खूबसूरत रूप को देखकर यहां से जाते हैं। लेकिन यहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने प्रकृति के रौद्र रूप को कई बार देखा है। इससे पहले 6 अगस्त 1978 के दिन इसी के कुछ किलोमीटर नीचे छोटी सी कनोड़िया गार्ड ने भी भयंकर रूप दिखाया था और तब डबरानी में गंगा का प्रवाह तक रोक दिया था। बीते दिन भी अगर खीर गंगा में पानी दोगुना तरीके से बहता तो ठीक 6 अगस्त 1978 जैसे हालात बन सकते थे। यहाँ पिछले 60 सालों में आई प्राकृतिक आपदाओं में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल ये हालात हैं उत्तराखंड के। अब बात करते हैं उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की, जहां हो रही बेहिसाब बारिश से बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिस प्रयागराज में जनवरी और फरवरी के महीने में जन सैलाब देखने को मिला था, उसी प्रयागराज में अब जल सैलाब है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इन नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण पानी रिहायशी इलाकों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच गया है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग अब नाव के सहारे अपना काम चला रहे हैं। दारागंज, रसूलाबाद, छोटा बघाड़ा और दशाश्वमेध घाट जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ सिर्फ उन लोगों को प्रभावित नहीं कर रही जो वहां फंसे हुए हैं, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित कर रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल दारागंज का शमशान घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। ऐसे में लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते 1 हफ्ते से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अब धीरे धीरे गंगा और यमुना का पानी नीचे उतरने लगा है, लेकिन इसके बावजूद खतरा बरकरार है। लोगों के जहन में 2013 में आई भयंकर बाढ़ की यादें अभी भी ताजा हैं, खासकर छोटा बघाड़ा मोहल्ला, जहां की स्थिति उस समय काफी खराब थी। साल 2025 में एक बार फिर वैसा ही हाल बनने को था, लेकिन इस बार पानी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले ही घटने लगा। भले ही बाढ़ का पानी कम हो रहा है, फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से नाव के जरिए बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई इलाकों में रहने वाले लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। ऐसे में वो अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं।
एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। ना तो लेखपाल फोन उठाते हैं और ना ही पार्षद। अगर किसी तरह बात हो भी जाती है तो केवल झूठा भरोसा ही दिया जाता है। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं बहुत ही कमजोर हैं। वहीं इलाके में भयंकर गंदगी जमा हो गई है, फिर भी सफाई कर्मी नदारद हैं। दवाओं का भी वितरण नहीं हो पा रहा, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। बाढ़ के चलते बच्चों के स्कूल बंद हैं, जिनके घरों के निचले हिस्से डूब गए हैं, वो ऊपरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में चले गए हैं। यहाँ के प्रतियोगी छात्र भी अपना पढ़ाई का स्थान छोड़कर गांव या अन्य सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर हालात बद से बदतर हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। नदियों का पानी जरूर कम हो रहा है, लेकिन समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। वहीं प्रयागराज की तरह वाराणसी में भी हालात बद से बदतर हैं। वाराणसी के सभी घाटों पर बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। साथ ही मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ के पानी ने वाराणसी की तंग गलियों से लेकर चौड़े घाटों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। वाराणसी में गंगा और वरुणा में बढ़े जलस्तर से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। वाराणसी का प्रसिद्ध अस्सी घाट बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जिन गलियों में लोग पैदल नहीं चल पाते थे, वहां नाव चल रही है। पुलिस की फ्लड यूनिट लगातार लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाल रही है। ऐसे में अस्सी घाट के किनारे बने वो होटल भी सूने हो चुके हैं, जहां कभी पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी। वहां होटल या तो खाली हैं या फिर पर्यटक होटल की बालकनी से बनारस के बाढ़ का रंग देख रहे हैं। जिस तरह से वाराणसी का शहरी इलाका चपेट में है, उससे ग्रामीण इलाकों के हाल का अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। गांव में पानी सड़कों पर आ चुका है और घर के अंदर घुसने के लिए पानी हिलोरे मार रहा है। ऐसे में गांव वाले भी परेशान हैं कि पानी बढ़ा तो कहां जाएंगे। कई गांव वाले ठेले पर सामान और अपने बच्चों को लेकर निकल रहे हैं, तो कोई सामान निकालकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी में है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो सबसे पहले जो असर था वो उन पर दिखा जो बाबा विश्वनाथ की नगरी गंगा किनारे ऐतिहासिक अस्सी घाट पर अंतिम क्रिया के लिए जाते थे और मोक्ष की उम्मीद रखते थे। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ा तो अस्सी घाट के साथ साथ दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट भी डूब गए और इसका सीधा असर देखने को मिला। लाश गलियों में जलाई जाने लगी। लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी से यह मुसीबत तो हर साल आती है, लेकिन इस बार सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जो पर्यटक जीवन मृत्यु को एक साथ देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट आते थे, उनको लाने के लिए नाव चलती थी, वो भी अब नहीं चल पा रही। बहरहाल हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक कुदरत की मार जारी है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा बलिया, जालौन, आगरा, मिर्जापुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, इटावा, औरैया, फतेहपुर और चित्रकूट शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में नुकसान की बात करें तो अब तक कुल 383 मकानों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है। यूपी सरकार की तरफ से करीब 500 नाव और मोटर बोट लोगों की सहायता के लिए लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 950 शरण स्थल भी बनाए गए हैं। अब तक 17,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं 11,000 से ज्यादा लोग शरण स्थलों में रह रहे हैं। बहरहाल बाढ़ और बारिश के भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, कई दशकों से यही कहानी रही है। इस दौरान तमाम सरकारी प्लानिंग सामने आई, लेकिन ना तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका और ना ही तबाही वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सके। बाढ़ राहत के तमाम प्रोग्राम कागजों पर ही दिखते रहे और हर साल बर्बादी के बाद राहत कैंप, खाना वितरण, अस्थायी कैंप और फिर तबाह हुए लोगों को कुछ हजार रुपयों के राहत चेक बांटने पर सारी कहानी थम जाती है। अगले साल के मॉनसून, बारिश और बाढ़ तक के लिए हमारी भौगोलिक स्थिति कहें या क्लाइमेट चेंज का असर, लेकिन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों की तरह भारत दुनिया में बाढ़ की तबाही झेलने के मामले में सबसे खतरनाक जोन वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका 5वां हिस्सा भारत में होता है। देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेशा हमेशा बना रहता है।
भारत में 39 करोड़ आबादी बाढ़ के खतरे वाले इलाके में ही रहती है। भारत में औसतन हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। लगभग 16,000 लोगों की जानें जाती हैं और बाढ़ के कारण फसलों, मकानों और जन सुविधाओं की होने वाली क्षति 1,805 करोड़ रुपए औसतन है। पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1952 से 24 तक के सालों में देश में बाढ़ 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुकी है। 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। विशेषकर बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां, जिनकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार से बिहार में आ जाता है। बिहार के 38 से 28 जिले हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अवधारा, फाल्गु, ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती, उससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बन जाती हैं। देश के कई रिवर बेसिन तबाही के इलाके साबित हुए हैं। हर साल सूखे दिनों में लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बरसात में आने वाली बाढ़ सब कुछ बहाकर ले जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ सबसे अधिक तबाही का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं से देश में होने वाले नुकसान में बाढ़ की हिस्सेदारी करीब 50% है। अनियमित मॉनसूनी पैटर्न और कुछ इलाकों में कम और कहीं अधिक बरसात इस तबाही को कुछ इलाकों में और ज्यादा बढ़ा देती है। मकान, कारोबार, फसलों को हुए नुकसान पर एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण भारत में पिछले 6 दशकों में करीब 4.7 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। पर्यावरणविद मानते हैं कि बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए ठोस योजनाओं को बनाने और जमीन पर उन्हें लागू करने की जरूरत है, जिसके लिए छोटे छोटे रिजर्वायर बनाने होंगे। बांध बनाकर और लिंक नहर बनाकर पानी बढ़ने पर उन्हें डाइवर्ट करने के रास्ते बनाने होंगे और निचले इलाकों में रह रहे और हर साल बाढ़ से तबाह हो रहे लोगों को या तो ऊंची जगहों पर शिफ्ट करना होगा या उनके इलाकों को घेरने के लिए बांध और उन इलाकों से पानी निकालने के लिए बड़े पंप लगाने होंगे, ताकि बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने से पहले ही लोगों को बचाया जा सके। नहीं तो बाढ़ की बर्बादी का ये नजारा अतीत के कई दशकों की तरह ऐसे ही देश को बदहाल करता रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।